Hello everyone, you are once again most welcome in the another new session of Quantum Lift Global Academy. We are going to discuss some of the most important exam oriented questions of confusing nouns regarding part 3. जो हमारा तीसरा पार्ट था कंफ्यूजिंग नाउन का, उसमें जितने हमने कंफ्यूजिंग नाउन्स डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं लेकर के एक बार पुनः आपके सामने आ गया हूँ। तो आप देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विथ योर बिलोंगिंग टू योर फैमिली। देखो यहाँ पे बिलोंगिंग्स लिखा हुआ है। बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स में डिफरेंस हमने बताया था। बिलोंगिंग का मतलब होता है योर डीप अटैचमेंट, योर एक्सट्रीम कंसर्न, और बिलोंगिंग्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें कंसर्न या अटैचमेंट या अफेक्शन का स्नेह लेना है और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है हमारा। यहाँ हम सी को, पार्ट सी को रॉन्ग बताएंगे। बिलोंगिंग्स के जगह पे हमें यहाँ belonging लिखना होगा। In place of belongings, you'll have to write belonging because you are going to take the sense of one's utmost attachment or connection with one's family. That's why part C will be wrong. लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। This house is to be sold with all its belonging. देखो यहाँ पे belonging का सेंस गड़बड़ हो गया। बिलोंगिंग का मतलब अटैचमेंट अभी हमने बताया, और हमें ऑब्जेक्ट्स का सेंस लेना है। तो इन प्लेस ऑफ बिलोंगिंग यू विल हैव टू यूज बिलोंगिंग्स। सो पार्ट बी वुड बी रॉन्ग एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। अब आते हम लोग, हमने बताया था आपको बीफ मीन्स फ्लैश ऑफ काउ और बीब्स मीन्स कैटल। सेंटेंस देखिए, इन फॉरेन कंट्रीज बीब्स आर कॉमनली यूज्ड एज इन फॉर्म ऑफ रेगुलर मील। अब देखिए मील के रूप में वहां पे बीफ्स नहीं लिया जाता होगा, बीफ की बात हो रही है, फ्लैश ऑफ काउ की बात हो रही है, और यहाँ हमने बीफ्स लिख दिया। सो पार्ट बी वुड बी रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ बीफ्स यू विल हैव टू राइट बीफ। लेते क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो हर्ड ऑफ बीफ लिखा, हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे बीफ तो फ्लैश बता रहे हैं, हम मीट बता रहे हैं, और हमें तो कैटल का सेंस लेना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा a herd of beeves was found grazing there yesterday। तुम्हारा वर्ब हर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिंगुलर है। तो यहाँ पे पार्ट ए जो होगा वो रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। द कलर्स ऑफ हिज शर्ट वाज वेरी अट्रैक्टिव। अब थोड़ा गौर करना आप लोग कि उस वीडियो में हमने बताया था कलर मीन्स ह्यू, रंग, और कलर्स मीन्स फ्लैग्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां हमने कलर्स वर्ड यूज कर दिया। तो ये वर्ड काफी इररिलेवेंट हो गया नाउन। यहां इन प्लेस ऑफ कलर्स आपको यूज करना होगा कलर। द कलर ऑफ हिज शर्ट वाज वेरी अट्रैक्टिव। उसके शर्ट का कलर जो था वो काफी अट्रैक्टिव था, आकर्षक था। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। अ रियली सीज अ थिंग इन इट्स ट्रू कलर। अब देखो यहाँ ह्यू की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इन प्लेस ऑफ कलर यहाँ पे लिखना चाहिए था कलर्स। तो यहाँ पार्ट डी जो होगा वो रॉन्ग होगा, यहाँ पे आपको कलर्स लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7। रमेश माय फ्रेंड इज अ कस्टम ऑफिसर। रमेश माय फ्रेंड इज अ कस्टम ऑफिसर। हमने कस्टम और कस्टम्स को बताया था पिछले वीडियो में। कस्टम मीन्स ओल्ड ट्रेडिशन, कस्टम्स मीन्स टैक्सेस बीइंग कलेक्टेड ऑन बॉर्डर्स। अब देखो यहाँ बात हो रही है टैक्सेस की, और हमने यहाँ पे कस्टम लिखा है। तो इस कंडीशन में पार्ट सी जो है वो रॉन्ग है। आपको कस्टम की जगह पे कस्टम्स लिखना होगा। रमेश माय फ्रेंड इज अ कस्टम्स ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8। It is the customs for the bride to wear white dress on her wedding in England। बात हो रही है इंग्लैंड की वेडिंग की, और इंग्लैंड की वेडिंग में जो ब्राइड्स होती हैं उनको व्हाइट ड्रेस पहने हुए देखा जाता है। तो वो वहां का क्या है? दैट इज द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दैट वेरी कंट्री। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिशन का सेंस लेना है,
और यहाँ हमने कस्टम्स लिख दिया, टैक्सेस का सेंस देने लगा, तो ये वर्ड यहाँ इररिलेवेंट हो गया. दैट इज व्हाई इन प्लेस ऑफ कस्टम्स यू विल हैव टू यूज कस्टम हियर, हैविंग नो आफ्टर थॉट एट ऑल. यहाँ पे आप कस्टम जैसे ही लिखेंगे आपको सेंस मिलने लगेगा. इन इट इज द कस्टम फॉर द ब्राइड टू वियर व्हाइट ड्रेस ऑन हर वेडिंग इवनिंग, एंड वहां का ये रीति रिवाज है, वहां का ये कस्टम है. तो पार्ट ए यहाँ रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. You are able to get rid of such a narrow chain of our society. गौर कीजिए, चेन का मतलब होता है सीरीज ऑब्लिक लिंक, और यहाँ हमें सेंस लेना है सीरीज ऑब्लिक लिंक. चेन का मतलब होता है, और हमें शैकल्स का सेंस लेना है, हमें हैंडकप्स का सेंस लेना है. शैकल्स से मुक्ति पानी होगी, तो उस कंडीशन में हथकड़ियां या बेड़ियों से निजात पाना होगा आपको. तो वैसे कंडीशन में पार्ट सी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और जो हमने चेन लिखा है ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है. इसके जगह पे आपको चेन्स का यूज करना है. सेंटेंस क्या बना? यू आर एबल टू गेट रिड ऑफ सच नैरो चेन्स ऑफ आवर सोसाइटी. तो यहाँ पे हमें चेन्स लिखना है, और चेन्स लिखेंगे चूंकि ये प्लूरल हो जाएगा तो ऐसे ए भी हटाएंगे, तो सच नैरो चेन्स लिखना होगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. You will see the chains of mountains as soon as you reach there. Chains of mountains I'm saying. Wrong हो गया वहां पे. Series और link of mountain की बात करनी है. That is why in place of chains you will have to use chain. और a chain of mountain, a chain of something is an idiom. So यहाँ से द भी हटाना पड़ेगा आपको, और यहाँ लिखना होगा a chain of mountains लिखना है यहाँ पे. A chain of mountains as soon as you reach there. तो यहाँ पे पार्ट बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. He made heavy damages just now. गौर करो हमने डैमेज के बारे में क्या बताया उस वीडियो में. डैमेज मीन्स हार्म ऑब्लिक सफरिंग, बट डैमेजेस मीन्स कंपनसेशंस. तो इस सेंटेंस में हम हार्म ऑब्लिक सफरिंग की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ डैमेजेस लिख दिया. तो डैमेजेस यहाँ पे इररिलेवेंट वर्ड हो गया, नाउन हो गया. यहाँ आपको डैमेज लिखना होगा in place of damages. So part B would be wrong as far as this particular sentence is concerned. Question number 12 आइए. Why are you not claiming damage against your sufferings from your boss? ये क्षतिपूर्ति बॉस से तुम्हें क्लेम करनी पड़ेगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो. तो वहां तुम्हें तुम्हारे सफरिंग की आपूर्ति के लिए क्लेम करना, और डैमेज लिख रहे हो, तो डैमेज तो हार्म और सफरिंग का सेंस दे रहा है. तो यहाँ पे ये प्रासंगिक नहीं दिख रहा, तो डैमेज के जगह पे तुम्हें डैमेजेस का यूज करना है. सो पार्ट बी जो होगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. दिस मेडिसिन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट्स ऑन हार्ट. याद करो इफेक्ट और इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस बताया हमने. इफेक्ट का मतलब हमने बताया था इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस, प्रभाव या असर, और इफेक्ट्स का मतलब हमने बताया था कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम. यहां प्रभाव या असर की बात हो रही है, दवा के प्रभाव की बात हो रही है, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन की बात की जा रही है, और हमने इफेक्ट्स लिख दिया. तो कितना ये अपने आप में अप्रासंगिक लगने लगा, इररिलेवेंट लगने लगा. हमें पार्ट सी को रॉन्ग बताना है, और इफेक्ट्स के जगह पे इफेक्ट वर्ड यूज करना है. सेंटेंस क्या बना? दिस मेडिसिन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट ऑन हार्ट. ये दवा जो है हार्ट पे अपना प्रभाव नहीं दिखाती है, अपना असर नहीं दिखाती है. तो यहां तुम्हें इफेक्ट लिखना होगा, इफेक्ट से नहीं लिखना. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे. सेंटेंस नंबर 14. योर सक्सेस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ योर ग्रेट डेडिकेशन एंड हार्ड लेबर. अगर आपको सफल होना है तो यू विल हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ, यू विल हैव टू बी इंडस्ट्रियस और लेबोरियस इनफ if you want to attain success. तो उस कंडीशन में वो क्या है? That will be the effects of your hard labor and great dedication. तो यहाँ हमें effects लिखना है, और हमने तो effect लिख दिया. तो कितना बड़ा हास्यास्पद चीज है. यहाँ हमको पार्ट बी को रॉन्ग बताना है, और यहाँ effects लिखना है. अब सेंटेंस का मीनिंग बनने लगा, योर सक्सेस इज नथिंग बट द इफेक्ट्स ऑफ योर ग्रेट डेडिकेशन एंड हार्ड लेबर.
आपकी सफलता जो है वो आपके कठिन परिश्रम और समर्पण, महान, काफी अत्यधिक समर्पण का परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पे पार्ट बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 पे, वी शुड ईट फ्रूट्स रेगुलरली टू मेंटेन आवर हेल्थ। अब देखो हमने फ्रूट्स वर्ड लिखा है, जबकि फ्रूट्स का मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, और यहाँ हमें फ्रूट की आवश्यकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट, नॉट फ्रूट्स। तो क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू मेंटेन योर perfect health, you will have to be accustomed to taking fruit regularly. आपको आदत डालनी होगी फ्रूट लेने की, फल लेने की। इस वजह से पार्ट बी जो होगा वो रॉन्ग होगा, फ्रूट्स के जगह पे आपको फ्रूट लिखना है। बट द प्रेजेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस इज द फ्रूट ऑफ अमेरिकन एवरिस एंड डिक्टेटोरियल मेंटालिटी। अब आपको भी पता है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है वो अमेरिकन लालच और डिक्टेटोरियल मेंटालिटी का परिणाम है, तानाशाही मानसिकता का परिणाम है। उस मानसिकता को फेस करने, उस मानसिकता को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसने क्या किया कि क्राइसिस उत्पन्न कर दिया मिडिल ईस्ट में। अब वो है क्या? तो दैट इज नथिंग बट द फ्रूट्स, वो परिणाम है ऑफ अमेरिकन एवरेज एंड डिक्टेटोरियल मेंटालिटी। अमेरिकी लालच और तानाशाही मानसिकता का परिणाम है। तो हमने यहाँ पे फल लिख दिया जो इररिलेवेंट हो गया, तो यहाँ फ्रूट के जगह पे आपको फ्रूट्स का प्रयोग करना है। तो पार्ट सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। मोहन माय फ्रेंड perhaps does not have any belief in taking any step for the goods of his family. अब आप याद करिए, गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए? गुड मीन्स प्रॉफिट ऑब्लिक बेनिफिट, बेटरमेंट, और गुड्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे हमने कहा मोहन माय फ्रेंड परहैप्स डज नॉट हैव एनी बिलीफ इन टेकिंग एनी स्टेप फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, फॉर द प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली। तो जो गुड्स वर्ड यहां दिख रहा है ये रॉन्ग हो गया, आपको यहाँ पे गुड वर्ड यूज करना है। बट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में गुड्स की बात की जा रही है और गुड्स हमने मूवेबल प्रॉपर्टी बताया था। तो देखिए सेंटेंस क्या है, यू मस्ट स्टोर ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल गुड इन दिस क्रिटिकल कंडीशन। ये ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, साजो सामान है, संकट की घड़ी आने जा रही है, गैस क्राइसिस वगैरह आपको फेस करना है। तो उस कंडीशन में अगर आप चौकन्ना रहते हुए अपने रोजमर्रा के सामान स्टोर करके नहीं रखेंगे तो आपको कल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो वैसे केस में जो यहाँ पे गुड वर्ड दिख रहा है आपको, इसके जगह पे आपको गुड्स का प्रयोग करना है। अतः पार्ट सी जो है यहाँ पे वो रॉन्ग होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इट इज आवर ह्यूमैनिटीज दैट अल्टीमेटली प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। भी बात हो रही है मानवता की, इंसानियत की, जो समाज में हमेशा प्रिवेल करती है, प्रभावी रहती है, असरदार होती है। और यहाँ हमने ह्यूमैनिटीज लिख दिया। आपको पता होना चाहिए ह्यूमैनिटी मीन्स काइंडफुलनेस और ह्यूमैनिटीज मीन्स स्टडी अबाउट लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। तो यहाँ सब्जेक्ट्स की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे काइंडफुलनेस की बात हो रही है। तो वैसे केस में ये जो पार्ट है ए बी, पार्ट बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ह्यूमैनिटी करना है, दैट अल्टीमेटली प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी, जो अंततोगत्व हमारे समाज में प्रिवेल करती है और हमारे सोशल स्टेचर को परफेक्ट बनाती है, समाज में हमारी महत्ता को, हमारे महत्व को कायम रखती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दे अपीयर टू बी प्रैक्टिकल एनफ। वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक वे लोग महसूस होते हैं, बिकॉज क्यों क्योंकि वे सब स्टूडेंट्स किस चीज के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं। और जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, उनको सारी चीजों की अच्छी जानकारी होती है, वो समाज से उनका कंसर्न रहता है। वैसे केस में यहाँ पे हमें स्टडी अबाउट लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी की बात करनी है, अतः पार्ट डी यहाँ रॉन्ग होगा। और ये जो हमारा ह्यूमैनिटी है इसके जगह पे हम ह्यूमैनिटीज का यूज करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।
अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम लोग कुछ नाउन्स लेके आएंगे उसके प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू।